कल हम लोग देखे थे 12th चैप्टर में जो कि एक तरह से फ्रीडम के लिए अलग अलग मूवमेंट्स जो चल रहे थे उसमें कि कैसे लॉर्ड लिटन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्वीन विक्टोरिया को महारानी बना देता है और हमारे यहाँ ऑलरेडी फेमाइन चल रहा होता है तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा होना स्टार्ट होती हैं। तो फिर आगे चल कर के क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी बातों को गवर्नमेंट, जो उस समय गवर्नमेंट है, वो पहुंचा सके। अब अगर लीडरशिप नहीं रहेगी, एक ग्रुप नहीं रहेगा तो बातें पहुंच नहीं पाएंगी, एक आम जनता अपनी बात पहुंचा नहीं पाएगी। तो जो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति लोग थे, उन्होंने यह प्रयास किया कि अब कुछ पार्टीज़ बनाई जाए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाए। तो इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया डिस्ट्रेस्ड बाय द डिस्क्रिमिनेटरी एंड रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। मतलब अब तंग आ चुके थे, जो ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेशंस कर रहे थे, जो हमारे पॉलिसीज़ को का लगातार दमन किए जा रहे थे, उससे तंग आ चुके थे। कौन? हमारे इंटेलेक्चुअल्स। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या, तो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना और अपनी वॉइस को ब्रिटिश के अगेंस्ट ले जाने का प्रयास किया। जो ब्रिटिशर्स गलत काम कर रहे थे वो उनके खिलाफ। तो इन 1870 में क्या होता है, तो एम.जी. रानाडे, चिपलंकर एंड गोपाल कृष्ण गोखले फॉर्म्ड पूना सार्वजनिक सभा टू फोकस अटेंशन ऑन द पुअर सोशल। इन्होंने बनाया, क्या बनाया, क्यों बनाया, तो भाई जो गरीब सामाजिक इकोनॉमी चल रही थी, जो पॉलिटिकल कंडीशन चल रहा था, उसके खिलाफ अपनी बात को रखने का प्रयास किया एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना करके। एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द इंडियन एज वेल एज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू दियर कॉजेस। और गवर्नमेंट को फोकस कराने का प्रयास किया, अवेयरनेस देने का काम किया कि भारतीयों को क्या क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं, किस कारण से हो रही हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी लेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ 1877। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट रेगुलेशन 1877 के खिलाफ, जिसमें विच लोवर्ड द एज टू अपीयर इन ICS एग्जाम, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू इंटर दियर कोवेटेड एंड एक्सक्लूसिव सर्विस। तो जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लाया था 1877 में, उसमें क्या था कि जो ICS एग्ज़ाम था, ICS मतलब होता है इम्पीरियल सर्विस सिविल सर्विस, जो आज के डेट में PCS है IS PCS है, तो उस समय का ICS था। तो उस एग्ज़ाम में किस तरीके से भारतीयों का इन्वॉल्वेशन कम होता जा रहा था और इम्पॉसिबल हो चुका था कि वो एंट्री कर पाए। जो एक प्रतिष्ठित, एक कोवेटेड और एक्सक्लूसिव सर्विस था, जिसकी डिमांड सब करते थे कि भाई इस सर्विस में हमको जाना चाहिए। तो हर एक पढ़ा लिखा उसमें जाना चाहता था, लेकिन दिक्कतें जो पैदा हो रही थी, इसके खिलाफ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है अपनी वॉइस को लेके बढ़ते हैं। ठीक है। मद्रास महाजन सभा वाज फाउंडेड इन 1884। अब देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। वहाँ पुणे की बात किया, मद्रास पे आ जाइए, मद्रास महाजन सभा बनता है जो 1884 में बनता है, विथ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब देखिए बॉम्बे एसोसिएशन भी बन गया जो 1885 में बनता है। साथ साथ मिल करके अब काम करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं एक शख्स, इन 1883 एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको A.O. ह्यूम भी कहा जाता है, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। याद रखिएगा वो ब्रिटिशर्स थे, सिविल सर्वेंट थे, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ इंडिया। मैंने कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ब्रिटिशर्स खराब ही थे, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने भारतीयों के वेलफेयर के लिए काम किया, उनका इंटरेस्ट था। मूव अहेड टू फॉर्म एन एसोसिएशन, तो आगे बढ़ें एक एसोसिएशन बनाने के लिए। ही प्रपोज्ड दैट द ऑर्गेनाइजेशन वुड वर्क फॉर द फॉर्मल, मोरल, material and political progress of India and extended an open invitation to all to join the venture। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस देश भर में थे वो सारे एक साथ हो जाएं और एक साथ हो करके एक मतलब खुला इन्विटेशन ये दे रहे थे, ये आइए और एक हो करके ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करिए और जिसमें अपनी बातों को पहुंचाइए और पॉलिटिकल प्रोग्रेस करे भारत। इस तरह की व्यवस्था बनाने के चक्कर में थे कौन? A.O. ह्यूम।
तो सम प्रोमिनेंट इंडियन, कुछ प्रोमिनेंट इंडियंस थे प्रसिद्ध जो भारतीय थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए एंड बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन बनाया ऑन सेम लाइन 1884 को, विच लेटर मर्ज्ड विद द एसोसिएशन ए.ओ. ह्यूम, जो आगे चल करके जो ए.ओ. ह्यूम बना रहे थे एसोसिएशन उसमें मर्ज जाता है। दस वी सी दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बेस्ड ऑन द स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम, ये बेस्ड था भारतीयों के स्ट्रगल के ऊपर, जो फॉरेन रूल कर रहे थे और भारतीय जो स्ट्रगल कर रहे थे उसके लिए ये फॉर्मेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वाज लॉन्च्ड इन 1885 इन डिटरमाइंड बट ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये पूरा बनता है, तैयार होता है, क्यों होता है? ताकि भारतीयों की वॉइस को पहुंचाया जा सके गवर्नमेंट तक। तो जो सबसे पहला सेशन रखा गया था, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर द W.C. बनर्जी। उसका लीडरशिप कौन किया था, अध्यक्षता कौन किया था? W.C. बनर्जी किए थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड द अर्ग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियस इंडियंस टू सेट अप अ नेशनल बॉडी टू रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड ऑफ द पीपल। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो भी राजनीतिक दिक्कतें भारतीयों को होती है नेशनल लेवल पर, वो अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करता है। और जो डिमांड्स थे लोगों की, भाई छोटी छोटी डिमांड होती है तो वो डिमांड वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी, छोटे छोटे एसोसिएशन होते थे, वो एसोसिएशन सेंट्रल लेवल पर कैसे जाए? तो इसलिए एक बड़ा नेशनल लेवल का एक पार्टी बनाना जरूरी था, एक एसोसिएशन बनाना जरूरी था। तो यह छोटी छोटी बातों को भी गवर्नमेंट तक पहुंचाती थी। तो अब जो शुरुआत होती है 1885 से, सबसे पहला जो फेस होता है, चरण होता है, वो मॉडरेट होता है। मतलब अभी शुरुआत कोई भी चीज़ अगर छोटे लेवल पर होगी तो मॉडरेट ही होगा। तो द फेस ऑफ कांग्रेस एक्टिविटीज़ कवरिंग द ईयर्स बिटवीन 1885 एंड 1905, इन 20 सालों के अंदर एवरेज चीज़ें चलती हैं। द कांग्रेस मेंबर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल रैदर देन एजिटेशनल मेथड। तो कांग्रेस क्या करती है? धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से चलती है, संवैधानिक तौर पे चलती है, ना कि एजिटेशनल यानी कि उग्र होकर के नहीं, ना कि आंदोलन करके नहीं। दे प्रेजेंटेड दियर ग्रीवेंस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग पेटिशंस एंड अपील्स। वो क्या करते हैं? अपनी जो भी शिकायत रहती है वो पेटिशन से या अपील से, यानी याचिका करके रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, प्रेजेंट करती है, कोई आंदोलन नहीं करती है। व्हेन सेवरल डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, जब बहुत सारी डिमांड्स कांग्रेस की एक्सेप्ट कर ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इट्स पॉपुलरिटी एंड मेंबरशिप इंक्रीज। ऑब्वियसली अगर कोई पार्टी बनती है और उस पार्टी की बात सेंट्रल लेवल पर बात लोग सुनते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो अब धीरे धीरे मेंबरशिप इंक्रीज होगा, लोग उसमें जुड़ना चाहेंगे। तो सम ऑफ दीज डिमांड्स वर, अब देखिए इसमें डिमांड भी बताया हुआ है कौन कौन से। इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर कंडीशन ऑफ द पीजेंट्री, यानी किसानों का एग्रीकल्चर कंडीशन जो ख़राब चला था उसको इम्प्रूव करना। उसके बाद हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ICS वगैरह में भारतीयों को लाना, टैक्सेस को रिडक्शन करना, उसके बाद एजुकेशन स्प्रेड करना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो ये बातें कौन रखता है? कांग्रेस रखती है, जो उस समय बनी रहती है। स्टार्टिंग कौन करता है? A.O. ह्यूम के द्वारा। तो इन बिगनिंग द गवर्नमेंट पेड लिटिल बहुत छोटा सा मतलब सावधानी से काम चल रही होती है। क्यों? क्योंकि अभी शुरुआत की लीडरशिप रहती है, शुरुआत की पार्टी रहती है, तो थोड़ा सा हिसाब से चलती है। बट एज इट्स मेंबरशिप इंक्रीज, जैसे जैसे मेंबर्स इंक्रीज होते हैं, द फॉर्म ऑफ द डिमांड्स कन्वर्टेड इंक्रीज्ड, और डिमांड्स और कन्वर्ट होने लगती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो अभी तक हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो प्रेयर कर रहे थे, जो अपील कर रहे थे, वो अब क्रिटिसिज्म की तरफ बढ़ने लगता है। जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ रहती हैं उनकी आलोचना करने तक हम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भी हमारे अंदर भी एक गुस्सा भरा पड़ा था।
तो पहले रिक्वेस्ट करते हैं, जब देखते हैं कि भाई मेंबरशिप बहुत तगड़ी हो रही है, भारतीय अब स्ट्रांग हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होना शुरू हो गया और आलोचना करना शुरू कर दी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम वेरी हॉस्टाइल। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हम लोग आलोचना कर रहे थे उसकी वजह से हमारी शत्रुतापूर्ण देखने लगी, किसके ऊपर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ। तो बाय नाउ several young members who had no faith in the British government had emerged as a new leader of the Congress। तो बहुत सारे यंग मेंबर्स जो फेथ नहीं रखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, वो एक नए लीडर के तौर पर उभर रहे थे कांग्रेस में। दे फेल्ट दैट, देखिए शुरुआत में क्या था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ मिल करके चल रहे थे, पैम्पर करते हुए वर्क कर रहे थे, लेकिन अब उग्र हो रहे थे। दे फेल्ट दैट एक्टिव अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल वाज नीड ऑफ आवर। वो ऐसा महसूस करते थे कि एक एक्टिव अपोजिशन होना चाहिए ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ताकि अपने कंट्रोल में लाया जा सके, इसकी आवश्यकता है, यह सोचते थे। द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफ द पीपुल, ग्रोइंग सेवेरिटी ऑफ द फेमाइन एंड हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड ए न्यू फेज इंडियाज स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। अब दिक्कत ये हो गई कि जो ब्रिटिश रूल थी वो एक तरीके से इकोनॉमिक संकट पैदा कर रही थी लोगों के बीच में, और भूखमरी, गरीबी ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रही थी, और गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तो एक नए नए फेस को ला रही थी, इनॉग्रेट कर रही थी, जिसकी वजह से इंडिया के लोग अब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना शुरू किए। जो एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो हमारी पार्टी जब स्ट्रांग होने लगी तो हम उनके खिलाफ होना स्टार्ट हो गए। तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन द क्वींस विक्टोरिया डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, जैसे सबसे पहले दिखा दिया गया भाई, एक तो गरीबी चल रही है, ऊपर से आप क्वीन विक्टोरिया के जो डायमंड जुबली चल रही है उसमें सेलिब्रेशन में आप खर्च कर रहे हैं बहुत सारा, इंस्टीड ऑफ द अंडरटेकिंग इमरजेंसी रिलीफ मीजर्स, जो हमारे देश को ज़रूरी है आराम के लिए, व्यवस्था के लिए, इमरजेंसी के लिए, वो आप नहीं दे रहे हैं और इस सब में खर्चा कर रहे हैं। फर्दर एग्रवेटेड द सिचुएशंस, और बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन को बिगाड़ दिया ब्रिटिशर्स ने। क्यों, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ नहीं दे रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं। तो द इम्पॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स वर, अब आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ मॉडरेट लीडर्स थे, जैसे WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर थे। द फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म फाउंड आउटलेट्स इन द राइटिंग एंड थॉट ऑफ द रेडिकल इंटेलेक्चुअल्स। जो फीलिंग्स थी नेशनलिज्म की हमारे यहाँ धीरे धीरे उभर रही थी, सामने आ रही थी, लोगों की सोच आ रही थी। जो हमारे अति बुद्धिमान लोग थे, जो उनकी सोच थी, अब लिखित रूप में, शब्दों के रूप में बोला जा रहा था। दादा भाई नौरोजी रेज्ड हिज वॉइस, उन्होंने अपने शब्दों को उठाया, अपनी वॉइस उठाई अगेंस्ट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारे देश में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे थे, जो वेल्थ ड्रेन किए जा रहे थे, जिस तरीके से भारतीय पैसों को बांटा जा रहा था, एकदम उड़ाया जा रहा था, इन सब के खिलाफ दादा भाई नौरोजी ने अपनी वॉइस उठाई। मॉडरेट वर अगेंस्ट, जो मॉडरेट्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, वर अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द रेलवे एंड प्लांटेशन एज दिस वुड फर्दर डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, प्लांटेशन मेथड लगा रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। Thus these leaders popularized the idea of स्वदेशी। इसी वजह से हमारे जो मॉडरेट लीडर्स थे, उन्होंने स्वदेशी का आइडिया ऊपर लाया। अब देखिए, जो अभी तक हमारा एवरेज मॉडरेट चल रहा था फेस, अब आता है एक्सट्रीम फेस आता है 1905 से 1918 तक। द मॉडरेट फेस वाज सून ओवरशैडोड। अब ये भारी पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि बाय रेडिकल नेशनलिज्म मोर कॉमनली नोन एज एक्सट्रीमिस्ट फेस। क्या हुआ? तो जो हमारे पुराने नेशनलिज्म की बातें चल रही थी, अब हमारा जो मॉडरेट फेस चल रहा था, अब वो एक्सट्रीमिस्ट फेस में चला गया, अब अति होने लगा। इट वॉज इनिशिएटेड बाय बिपिन चंद्र पाल। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत किसने की? इनिशिएट कौन किया? तो बाय बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों का नाम आता है आगे। ये तीनों ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने आगे रेज किया अपनी वॉइस को।
the failure of the British government to accept of any of the important demands of nationalists produced disillusionment among the politically conscious people regarding the principle and method of the dominant moderate leaders. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो फेलियर्स थी, जो जिस तरीके से ये लोग वर्क कर रहे थे, अब लोगों का, नेशनलिस्ट का, सबका मोह भंग हो चुका था, डिसइल्यूजमेंट में चला गया था। क्यों? क्योंकि ये लोगों की परवाह नहीं कर रहे थे। कौन? ब्रिटिशर्स। अब हमारे जो डोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स थे वो इन सब के खिलाफ होने लगे। खिलाफ तो चल रहे थे लेकिन और ज़्यादा उग्र हो गए। दस द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस एट सूरत सेशन इन 1907। तो अब कांग्रेस में भी पार्ट होने लगता है, 2 पार्ट होने लगा कांग्रेस भी। तो दस द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस एट सूरत सेशन 1907 लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेस। तो ये एक ऐसा फेस आता है 1907 के बाद से जो नया फेस लाता है, बटने वाला, कांग्रेस को बटने वाला। एक पक्ष होता है उग्र वाला, एक होता है शांत वाला। तो दीज लीडर्स आर्ग्यूड दैट द एम ऑफ द कांग्रेस शुड बी अटेनमेंट ऑफ द स्वराज थ्रू द ऑल पॉसिबल मेथड। तो एक तरफ तो हम गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ क्या कर रहे थे कि हम चाह रहे थे कि स्वराज हो अपने देश में। एक तरफ ये था कि गवर्नमेंट को पैम्पर कर करके अपना काम करवाओ, और एक पार्टीशन क्या था कि वो स्वराज चाहता था, अपना राज चाहता था। तो लाला लाजपत राय वाज लॉयर, एक लॉयर थे, एक प्रोलिफिक राइटर थे। प्रोलिफिक मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसका लिखने से बहुत फ़ायदा हो, फलदार। तो लाला लाजपत राय वाज अ लॉयर, अ प्रोलिफिक राइटर एंड अ एक्टिव मेंबर ऑफ आर्य समाज। ये एक एक्टिव मेंबर थे आर्य समाज के। ही एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन द बेगिंग फॉर द कंसेशंस एंड एजर्टिंग वन राइट्स। इन्होंने डिफरेंस समझाया कि हम जो छूट मांग रहे हैं और अगर हम चाहें तो कैसे अधिकार मांग सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझाया कि जो हमारा अधिकार है वो हमें दीजिए, हम क्यों छूट लें। जब मेरा पूरा अधिकार है सब चीज़ें लेने का, तो आप हमको छूट क्यों देंगे। जैसे जो चीज़ हमारी फ्री की है उसमें हम पैसे क्यों दें, वो हमारा हक है, हमारा राइट्स है, यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह की बातें। तो बाल गंगाधर तिलक वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर। बाल गंगाधर तिलक सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे। अकॉर्डिंग टू हिम नो अमाउंट ऑफ लेजिस्लेशन कुड इराडिक्ट सोशल लेवल्स। उनके अकॉर्डिंग क्या था बाल गंगाधर तिलक के थ्रू, तो ये था कि लेजिस्लेशन के लिए, मतलब समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें इन्हें जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। बट द फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल वुड रिमूव द एवल्स ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर हम फॉरेन रूल से अपने आप को आज़ाद करा लें तो जितनी ये सब दिक्कतें चल रही हैं ना, सब खत्म हो जाएंगी। बाल गंगाधर तिलक का कहना था। बिपिन चंद्र पाल वाज अ एक्टिव वर्कर ऑफ द ब्रह्मो समाज। बिपिन चंद्र पाल भी एक वर्कर थे ब्रह्मो समाज के, एक्टिव। ही वाज एसोसिएटेड विद द जनरल्स लाइक न्यू इंडिया, वंदे मातरम एंड आनंद बाजार पत्रिका। ये राइटर भी थे, जनरल्स लिखते थे न्यू इंडिया, वंदे मातरम और आनंद बाजार पत्रिका में। ही बिलीव्ड इन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो चाहते थे क्या, तो वो विश्वास रखते थे कि भारत को पूरी तरीके से आज़ाद कराना होगा। इस तरह की मानसिकता रखते थे। अब बंगाल का पार्टीशन होगा। देखिए, जब वॉइस ऊपर हुई तो कहीं ना कहीं इनको दिक्कत पैदा होना शुरू होगी। तो जो अब हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। ठीक है, इतना रीड करिए, इसके कीवर्ड्स लर्न करिए और पॉइंट्स को नोट करिए कि कब कब कौन से लीडर्स आगे आए, कैसे आईएनसी बनी, और चीज़ें फाइंड आउट करिए। हैव अ गुड डे।